हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एवं बैलेंस ऑफ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लस दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि भुगतान संतुलन की। तो भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, तो अब इसके मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा। तो हम जैसे कि देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि ब्रेनहम क्या कहते हैं कि प्रोफेसर ब्रेनहम कि किसी देश का भुगतान संतुलन उस शेष विश्व के साथ समय की अवधि में की जाने वाली मौद्रिक लेन देन का वितरण है। क्या है? किसी देश का भुगतान संतुलन उस शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय की अवधि में की जाने वाली मौद्रिक लेन देन का वितरण है। जबकि अन्य देश जब एक देश का व्यापार संतुलन निश्चित अवधि में जब एक देश का व्यापार संतुलन निश्चित अवधि में उसके आयातों एवं निर्यातों के बीच होता है, तो उसे हम भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन कह सकते हैं। तो हम बात करें कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के सबसे नीचे वाली परिभाषा की बात करें, प्रोफेसर वारगर क्या कहते हैं? किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के नागरिक तथा शेष विश्व के नागरिकों के बीच एक निश्चित समय अवधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध वर्ग है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन की अंतर में। तो दोस्तों, नंबर 1 है व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयातों निर्यातों का विस्तृत वितरण करता है। व्यापार संतुलन आयातों निर्यातों का विस्तृत वितरण करता है, किंतु भुगतान संतुलन केवल आयातों निर्यातों का ही नहीं वरन सेवा पूंजी ऋण आदि का भी समावेश किया जाता है। इस संदर्भ में उसका उल्लेखन उपयुक्त होगा कि आयात निर्यात 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? 2 प्रकार के, एक दृश्य एवं एक अदृश्य। तो दोस्तों, दृश्य मदों का अर्थ उन सेवाओं से है जिनके लिए यद्यपि देश के द्वारा आपस में भुगतान किया या लिया जाता है, किंतु देश के बंदरगाहों पर उसका कोई लेखा नहीं होता। इस प्रकार जहाँ व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों का समावेश होता है, तो भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों का संतुलन होता है। भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों का संतुलन होता है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात को लिया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात निर्यात ही नहीं सेवा पूंजी और ऋण को भी लिया जाता है। हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भुगतान संतुलन किसी समय अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, किंतु भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। कैसा रहता है? भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है। तो अब एक प्रोफेसर क्रॉस कहते हैं कि यह संभव है कि एक देश का व्यापार संतुलन संतुलित न रहे, किंतु भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। और नंबर 3 की बात करें हम, तो व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है। व्यापार संतुलन छोटा है और भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है।
क्योंकि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के अतिरिक्त अन्य अदृश्य मदों का समावेश भी होता है। इसी प्रकार व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है और यह सबसे बड़ा अंग है। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन उसके पक्ष में नहीं होता तो यह अधिक चिंता की बात नहीं है, किंतु भुगतान संतुलन देश के पक्ष में नहीं हो तो यह देश की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति का प्रतीक है एवं देश के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों, ये 3 रहे अंतर। कॉपी पेन आप खोल लिए होंगे और लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो लंबा होता है तो लंबा होने दीजिए, मगर नॉलेज तो पूरा मिल जाएगा। हम बात करें भुगतान संतुलन एवं भुगतान संतुलन का संरचना की। तो दोस्तों, संरचना कैसे है? भुगतान संतुलन के 2 पक्ष हैं, एक लेनदारी और दूसरा देनदारी। तो हम बात करेंगे कि भुगतान संतुलन के कुछ प्रमुख मदे निम्नलिखित हैं। इस प्रकार आप कॉपी पेन में लिख लें। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो किसी देश की भुगतान संतुलन की यह सबसे प्रमुख मद है तथा इसके वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को ही शामिल किया जाता है। इसके भुगतान संतुलन की दृश्य मद भी कहते हैं। जबकि एक देश की वस्तुओं का निर्यात करता है तो उसे विदेश से भुगतान प्राप्त होता है तथा देश जिन वस्तुओं का आयात करता है उसके फलस्वरूप उन देशों का भुगतान संतुलन करना पड़ता है, अर्थात उसके भुगतान दायित्व बढ़ जाता है। नंबर 2 बात करें सर्विसिंग सेवाएं की। तो दो देशों के बीच केवल वस्तुओं का ही आयात निर्यात नहीं होता, सेवा का आयात निर्यात भी किया जाता है। भुगतान संतुलन के अदृश्य मदों या वस्तुओं के मुख्य से 3 प्रकार की सेवाएं होते हैं। नंबर 1 व्यापारिक कंपनियां जैसे बीमा, बैंकिंग कंपनियां। नंबर 2 विशेषज्ञ, तो जैसे कि चिकित्सालय, इंजीनियर, तकनीकी। और नंबर 3 शैक्षणिक विदेशों में जाने वाले पर्यटनों के बारे में बात करें। हम बात करें कि इसकी संरचना की नंबर 3। तो इसके संरचना में नंबर 3 है ब्याज ऑफ लाभांश, तो इंट्रेंस। तो दोस्तों, यदि कोई देश विदेशों में विनिमय करता है, कैसे? यदि कोई देश विदेशों में विनिमय करता है तो उसे ब्याज का लाभांश के रूप में भुगतान प्राप्त होता है, जिसकी प्रवृत्ति लेनदारी पक्ष में की जाती है। इसके विपरीत देश में विदेशी विनिमय के फलस्वरूप जो भुगतान एक देश द्वारा विदेशों को किया जाता है वे उस देश की देनदारी में शामिल किए जाते हैं। नंबर 4 हम बात करें तो उपहार। कभी कभी एक देश द्वारा विदेशों में रहने वाले नागरिकों को वस्तुओं के उपहार भेजे जाते हैं जो इन्हें प्राप्त करने वाले देश के भौतिक संतुलन के पक्ष में शामिल किया जाता है। जिस देश द्वारा उपहार किया जाता है, चूँकि उसका कोई भुगतान नहीं प्राप्त होता, अतः उन्हें विफल पक्ष में एक पक्षीय स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के वर्ग में रखा जाता है। फिर हम बात करें नंबर 5 की। तो नंबर 5 है दीर्घकालीन विनिमय, लॉन्ग टाइम, तो इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत उन विनियोगों को शामिल
किया जाता है जो 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किए जाते हैं। साधारणतः रूप से इनमें एक देश के नागरिक द्वारा विदेशों में क्रय की जाने वाली निजी परिसंपत्ति को शामिल किया जाता है, जैसे फैक्ट्री, कारखाने आदि। जब इन विनियोगों से भुगतान प्राप्त होने लगता है तो विनिमय करने वाले देश के यह जमा पक्ष होता है तथा जिस देश में विनिमय किया जाता है उसके द्वारा भुगतान किया जाता है जो विफल पक्ष में रखा जाता है। हम बात करें नंबर 6 की, तो अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में क्या है, इसके अंतर्गत वे विनियोग आते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है। साधारणतः रूप से इसकी परिपक्वता की अवधि 30, 60 या 90 दिन की होती है। अल्पकालीन विनियोग के अंतर्गत विदेशी बैंक के अतिरिक्त जमा विदेशी सरकारों के अल्पकालीन बॉन्ड्स का क्रय एवं कुछ व्यापारिक पत्रों का क्रय शामिल होता है। नंबर 7 की बात करें हम, तो स्वर्ण का आवागमन, गोल्ड मूवमेंट। तो दोस्तों किसी देश की भुगतान संतुलन में स्वर्ण के आयात एवं निर्यातों, आयात यानी कि आता है अपने देश में हम कुछ भी खरीदते हैं, और निर्यात यानी यहाँ से कुछ भेजते हैं। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में स्वर्ण के आयात निर्यातों को उसी तरह शामिल किया जाता है जिस प्रकार वस्तुओं के आयात निर्यातों को। जब एक देश विदेशों से स्वर्ण खरीदता है तो स्वर्ण विक्रेता भुगतान प्राप्त करता है तथा इसकी प्रति जमा पक्ष में किया जाता है एवं स्वर्ण आयात करने वाले देश में इसकी प्रविष्टि देनदारी पक्ष में होता है। इन मदों को निम्नलिखित तालिका में हम समझा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस लाइक कर लें, और हो सके तो दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भुगतान संतुलन की तालिकाएं हम देख सकते हैं। एक तरफ है लेनदारी पक्ष और दूसरी तरफ है देनदारी पक्ष। तो लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष की बात करें हम, तो जैसे कि ये लेनदारी पक्ष है, इस प्रकार लेनदारी पक्ष है, ठीक है, और इस प्रकार देनदारी पक्ष है। तो दोस्तों हम बात करें कि लेनदारी पक्ष, तो लेनदारी पक्ष में वस्तुओं के निर्यात किया जाता है लेनदारी में, जबकि देनदारी में वस्तुओं की आयात किया जाता है। इसमें है कि वस्तुओं से प्राप्त आय। लेनदारी माने कि हम वस्तुओं से प्राप्त करते हैं क्या क्या, बीमा सेवाएं, बैंकिंग और प्रौद्योगिक शिक्षाएं एवं अन्य, जबकि इसमें व्यय करते हैं, हम इसमें व्यय करते हैं यानी कि लगाते हैं देनदार में। तो बीमा, बैंकिंग और शिक्षा संबंधित ये पूरे उसी तरह हैं। फिर हम बात करें कि नंबर 3 की थी विदेशी ऋणों से प्राप्त मूलधन की इसमें वापसी हो जाता है, जबकि देनदारी पक्ष में विदेशियों से प्राप्त धन पर ब्याज का भुगतान मूलधन की अदायगी होती है। दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो विदेशी विनियोगों की वापसी एवं उस पर प्राप्त लाभांश भी मिलता है हमें, जबकि इसमें देनदारी पक्ष में विदेशी नागरिकों के लाभांश की वापसी होती है और विदेशी पर्यटकों को एवं छात्रों पर व्यय किया जाता है, जबकि इसमें विदेशी
देश के पर्यटन एवं छात्रों पर विदेशों में व्यय किया जाता है। और नंबर 8 की बात करें हम तो विदेशों से प्राप्त होने वाले मुआवजे, उपहार, दान और युद्ध व्यय आदि। जबकि देनदारी पक्ष में विदेशियों को दिए जाने वाला मुआवजा, उपहार, दान इत्यादि होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके भुगतान संतुलन के महत्व को। तो भुगतान संतुलन के क्या क्या महत्व। अगर वीडियो लंबा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तभी आपको मज़ा आएगा, मतलब आप पूरे पढ़ पाएंगे और बड़े से बड़े एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो नंबर 1 की बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचकांक। तो यह है इसका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचकांक। तो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और उसके निर्देशन करने में भुगतान शेष का महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा है महत्वपूर्ण स्थान? जिससे देश की सरकार को इस बात की जानकारी मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक स्थिति क्या है, तथा इस संबंध में किन नीतियों के अनुसार किया जा सकता है, तो ताकि भुगतान शेष को संतुलन किया जा सके। नंबर 2 है विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचकांक। तो भुगतान संतुलन के विवरण से हम यह जान सकते हैं कि किसी विशेष देश की विदेशी व्यापार प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि विदेशी व्यापार की मद भुगतान शेष की सबसे महत्वपूर्ण मद होती है। यह भी जाना जा सकता है कि देश की निर्यातों एवं आयातों का मूल्य क्या है। और नंबर 3 है विदेशी ऋणों के भुगतान की विधि का ज्ञान। तो विदेशी भुगतान शेष से हमें यह भी जानकारी मिल जाता है कि एक देश अपनी विदेशी दायित्वों का भुगतान किस प्रकार कर रहा है, क्या वह वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। तो बात करें नंबर 4 की तो मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान। तो दोस्तों इस मतलब देश की मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या हुआ है, चालू खाते से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं, यह जान सकते हैं। हम बात करें नंबर 5 की तो राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम जान सकते हैं। नंबर 6 की बात करें विभिन्न मुद्राओं में देश की भुगतान शेष की स्थिति। तो किसी भी देश का भुगतान शेष वाले देश के साथ एक समान रहे, यह आवश्यक नहीं है। यदि अमेरिका में डॉलर है तो इंडिया में रुपये है, तो अमेरिका में डॉलर क्षेत्र के साथ एक देश की भुगतान संतुलन की स्थिति घाटे की रहती है, या फिर जब देश के साथ अतिरिक्त रद्द तथा भुगतान शेष का अध्ययन का यह पता चल जाता है कि मौद्रिक देश में भुगतान शेष की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि देश का भुगतान शेष आर्थिक स्थिति का मापक होता है, यानी बैरोमीटर। इसका महत्व को दृष्टि में रखकर प्रोफेसर जेवेंस ने कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के भुगतान शेष का वह महत्व है जो एक रसायन शास्त्रियों के लिए तत्वों की अवधि तालिका है। दोस्तों हम बात करें भुगतान शेष में असंतुलन के प्रभाव। तो दोस्तों चक्रीय असंतुलन हम देखें कि अर्थव्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिणामों भुगतान शेष में होने वाले असंतुलन चक्रीय श्रेणी को जन्म देती है एवं शुद्ध दीर्घकालीन। तो ये भी अगर हम देखें, फिर हम बात करें कि संरचनात्मक असंतुलन होता है।
फिर हम बात करें भुगतान शेष में असंतुलन के कारण। तो असंतुलन क्यों होते हैं? तो विकास एवं विनियोगी कार्यक्रम के कारण। चक्रीय उतार चढ़ाव। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए असंतुलन पैदा होता है। आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, माने आय और कीमत में वृद्धि या कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करें कि विकसित देशों में निर्यात मांग में परिवर्तन। तो विकसित देशों में निर्यात मांग में परिवर्तन संरचना कैसे होता है? विकसित देशों में आयात के प्रतिबद्ध। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या की वृद्धि। फिर हम बात करें नंबर 8 की। तो नंबर 8 में दिया अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग तो भुगतान शेष के संतुलन अथवा सुधार के उपाय। तो चाहे भुगतान संतुलन अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, किंतु यह भी प्रवृत्ति देश के दीर्घकालीन तक चलता है। तो न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था पर वरन विश्व पर सभी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जहाँ तक कि संभव हो प्रत्येक देश के भुगतान स्थिति का असंतुलन के फलस्वरूप जहाँ भुगतान शेष अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थिति का प्रश्न है, प्रतिकूल अथवा घाटे की स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक हानिकारक होता है। अतः इसे शीघ्र सुधार करना आवश्यक है तथा वर्तमान में अर्धविकासशील देशों तेजी के साथ आत्म आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। हम बात करें असंतुलन को ठीक करने के उपाय, तो मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है इसको, मौद्रिक उपाय एवं गैर मौद्रिक उपाय, मॉनेटरिक और नॉन मॉनेटरिक। तो दोस्तों नंबर ए की बात करें तो मौद्रिक उपाय के निम्नलिखित है। मुद्रा का संकुचन डिफ्लेशन, विनिमय नियंत्रण, और नंबर 3 है अवमूल्यन, और नंबर 4 है विनिमय मूल्य ह्रास। और इसके दूसरा पक्ष है गैर मौद्रिक उपयोगों में निम्न समन्वय। नंबर 1 है आयातों पर प्रतिबंध, प्रशुल्क यानी आयात कर, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम, विदेशी पर्यटनों को प्रोत्साहन। अतः हम इसे अगर पूरे करके देखें, मतलब एग्जाम के लिए एमए या पीएचडी के लेवल पे देखें, तो मौद्रिक उपयोग इस प्रकार है। तो मुद्रा संकुचन तो आपने पढ़ा ही होगा कि महंगाई मुद्रा नीति अथवा आवश्यकता साख नीति को अपनाकर, अर्थात देश की मौद्रिक मात्रा को सीमित करके भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। और इसके मुद्रा संकुचन के भुगतान शेष के असंतुलन दूर करने के प्रभाव होने के लिए 2 शर्तें हैं। देश का स्वर्ण मान पर आधारित और आयात एवं निर्यातों की मांग लोच होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण, तो विनिमय नियंत्रण वे उपाय हैं जो मुद्रा के विनिमय दर को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए अपनाए जाते हैं। विनिमय नियंत्रण प्रोफेसर हेव कहते हैं कि विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियमन है जो विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप कार्य नहीं करते देते। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार विदेशी विनिमय के समस्त लेन देन को नियमित कर अपने हाथ में ले लेती है। और अवमूल्यन
तो अवमूल्यन से आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। और नंबर 4 है विनिमय मूल्य ह्रास। तो विनिमय मूल्य ह्रास में क्या होता है? प्रतिकूल भुगतान शेष ठीक करने का एक उपाय यह भी है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाए, अर्थात अन्य देशों की तुलना में एक देश की विनिमय दर में कमी कर दिया जाए। विदेशी विनिमय मूल्य ह्रास के मान्य निहित यानी देश स्वतंत्र विनिमय दर को अपनाएं। और गैर मौद्रिक इस प्रकार है कि गैर मौद्रिक उपयोग आयात तो गैर मौद्रिक के अंतर्गत उपयोग की हम बात करें तो नंबर 1 है आयात अभ्यास। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आयातों की सीमित करने के लिए आयातों को हम सीमित कर देंगे। सीमित करने के लिए एक देश की सरकार आयात अभ्यास के माध्यम से आयात किए जाने वाले माल की मात्रा को निश्चित कर देता है। इसमें कितना डिमांड या सप्लाई होता है, इसमें एक निश्चित कर दिया जाता है। अथवा आयात की जाने वाली माल को मूल रूप एक निश्चित सीमा में कर दी जाती है। इसके लिए यह दो अवधि हैं। तो नंबर 1 एक पक्षीय कोटा और एक पक्षीय कोटा के अंतर्गत विदेशों से आयात किए जाने वाले माल की कुल मात्रा या मूल्य को निश्चित कर दी जाते हैं और निर्यात की जाने वाली व्यापार को लाइसेंस दे दी जाती है। और नंबर 2 की बात करें दो पक्षीय के अंतर्गत दो पक्षीय अभ्यास। तो इसके अंतर्गत एक निश्चित मात्रा तक तो माल बिना आयात कर कम आयात कर और इसमें कर लगा देते हैं दोस्तों। फिर इसके अंतर्गत निश्चित मात्रा किंतु इसकी मात्रा अधिक माल के आयात करने की ऊंची आयात। नंबर 2 की बात करें तो प्रशुल्क अथवा आयात कर। आयातों को नियंत्रित करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची मात्रा में प्रशुल्क लगा दिया जाता है, जिससे कीमत में भारी वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप आयात की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है तो प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक किया जा सकता है। फिर क्या होगा कि थोड़े देश में प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए आयात करों का सहारा लिया गया था। नंबर 3 की बात करें तो निर्यातक प्रोत्साहन कार्यक्रम। तो निर्यातक प्रोत्साहन कार्यक्रम वो कार्यक्रम है कि देश में निर्यातक सर्वाधिक के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि अपने देश में हर आदमी को बुलाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात करें जैसे रियासत दी जाने चाहिए। निर्यात करने वाले उद्योगों एवं कच्चे माल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि निर्यात हो। निर्यातकर्ताओं को नगद पुरस्कार भी निर्यात करने की पुरस्कार देना चाहिए और पुरस्कार को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। फिर विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन। यदि देश के पर्याप्त संख्या में विदेशी पर्यटक हैं, यानी विदेश में ये जो आदमी हैं तो वहाँ देश में पर्यटक हो तो वहाँ आदमी आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कुछ न कुछ सीमा तक प्रतिकूल भुगतान को ठीक करने में इससे सहायक मिलता है। अतः देश के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थानों को विकास किया जाना चाहिए
ताकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बने। मौद्रिक उपयोगों की तुलना में गैर मौद्रिक उपयोग की भुगतान शेष का असंतुलन ठीक करने के लिए अधिक व्यावहारिक एवं उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लस हो सके तो दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। तो चलो मिलते हैं।